नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी ने सत्याग्रह किया। पार्टी मुख्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही देश भर से पहुंचे कांग्रेस के विधायक और सांसद शामिल हुए। चारों बंडल जिंदाबाद। हम सत्याग्रही बार सड़कों पे लड़ेंगे और सबके लिए बनाएंगे। ईडी को देखा है और देखेंगे, ना डरे ना डरते हैं उनको, युवाओं को फांसा है अगली। चारों बंडल जिंदाबाद। हम सत्याग्रही। कांग्रेस मुख्यालय में सत्याग्रह के बाद सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के मंत्री विधायकों के साथ साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी ने सभी राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग फोटो खिंचवाई। न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 27 जून को सभी विधानसभा में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ। सर, आज आपने यहाँ पे आए, राहुल गांधी के साथ फोटोग्राफ भी हुए और राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा है कि मैं जब ईडी में था तो अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरे कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं का जज्बा उनके साथ है, यही वजह है कि सरकार दबाव में आ गई, उनको अब ईडी से आज पेशी में छूट मिली। उनके पास कोई सवाल ही नहीं था, जितना है वो सब चेक में ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें कोई एक पैसा ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। दे सकते हैं वहाँ जाओ, लेकिन ले कोई निकाल नहीं सकता, कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, उसमें खर्चा नहीं कर सकता। और उसमें मनी है ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ हो गया? और फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती ईडी का क्या काम? एफआईआर कहीं नहीं हुआ तो ईडी कैसे घुस गई? सवाल तो इस बात का है। दूसरी बात यह है कि राहुल जी ने जो बात कही कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, मुख्य बात है देश की सीमा की सुरक्षा, देश के नौजवानों के भविष्य, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और 27 तारीख को सभी विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन होगा। कल सोनिया गांधी को भी बुला रखा था, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मना कर दिया, तो क्या लगता है कि सर ये सरकार अब ये मामला दब जाएगा? राहुल को आज नहीं बुलाया, कल सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगी, तो सब आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है सत्याग्रह, उससे दबाव में है सरकार? मैं ये नहीं कहता कि वो दबाव में नहीं है, लेकिन वो किसी स्तर पे जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान अग्निमत जो योजना है सर, उसको लेके सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, अगले महीने से भर्ती है, और आप लोगों कह रहे हैं कि इसे वापस लो। इसमें क्या रहेगा? भूमि अधिग्रहण बिल उसको वापस लेना पड़ा, 3 काले कानून उनको वापस लेना पड़ा है। पहले तो वो किसानों के साथ किसानों के हितों को कुठाराघात किया, अब जवानों के हितों को कुठाराघात कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इसलिए तैयार करते हैं, प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर दौड़ इसलिए कराते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे और हमारे हितों की रक्षा होगी। लेकिन 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, मुँह छुगी नहीं होगी जवानों की। 21 साल 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि 21 साल में कोई रिटायर हो जाए और रिटायर करेंगे। और उसके बाद क्या है, विजय वर्गीय कार्यालय में चपरासी के नौकर रखेंगे। खट्टर साहब वो बोलते हैं सबको नौकरी देंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहीं, और अभी तक के कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दे दी है जी इन 4 साल उनके अग्निवीर को आप नौकरी देंगे और नौकरी सबको नौकरी देने का आप गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आरक्षण नियमों को क्या होगा? सर, एक अंतिम सवाल, संघर्ष लंबा चलेगा भी? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ले लेते। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि अभी संघर्ष लंबा है और लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासमी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया मेरे साथ हैं। सर, आज राहुल गांधी को ईडी नहीं बुलाया तो राहत है कुछ? कितने दिन और बुलाएंगे? 5 दिन हो चुका और मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड कायम किया है इतने दिनों का। पहले कभी भी किसी का व्यक्ति का इतने दिनों तक ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, लेकिन राहुल जी उस हौसले बुलंद है और कोई वो डरने वाले नहीं है, कोई झुकने वाले नहीं है, उनको जो करना होगा। सर, राहुल जी आए थे यहाँ मंच से तो कह रहे थे कि जब ईडी दफ्तर में मैं बैठा था
तो मैं अकेला नहीं था, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ थे। एक जज्बा था, और वही जज्बा क्या, इतनी गर्मी में लोग यहाँ हैं, वही फीलिंग है। देखिए, राहुल जी ने कहा कि मैं जब ईडी ऑफिस में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ में हैं। तो उनको एहसास किया, उनका जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में आस्था है, विश्वास है, और उसी के तहत वो ताकतवर अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये अच्छी बात है हमारा, ये सुन के कि राहुल जी के मन में इस तरह की बात है, हम सब गदगद हैं। संघर्ष लंबा चलेगा, जितना भी लंबा चले वो चलेगा, और हमें उसमें लगे हैं, और ये जन जन तक इसका संदेश को पहुंचाया जाएगा। सरकार किस तरह से गलत निर्णय लेती है और ज़बरदस्ती तानाशाही करती है। तो पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं कि जन जन तक जो नीतियां हैं, कैसी केंद्र सरकार की, उनको पहुंचाया जाएगा, और कैसा तानाशाह व्यवहार है ये भी आम लोगों को बताएंगे। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल घबराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सीएम शामिल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर के लिए अब रवाना हो चुके हैं। रविवार को सीएम दिल्ली पहुंचे थे और अब रायपुर फिर से लौट आए हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को बुलाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया और सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे थे। अब दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल घबराए हुए हैं। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में है पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केट में बिक रही है। तो जो उनके गलत काम हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे गलत काम उजागर हो रहे हैं और उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं। तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टेप कराने की आवश्यकता क्या है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने वाले सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति है। महाराष्ट्र के सियासी हालात। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आगे देखिए क्या क्या आखिर होता है। सरकारें जा रही है तो वो आपके सामने में है और यहाँ कोई विस्फोट से कम स्थिति थोड़ी है। वो तो छत्तीसगढ़ में भी कभी भी विस्फोट हो जाए। जो अंदरूनी कांग्रेस की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। जो परिस्थितियां हैं ये तो शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला है कि उसके लोग नाराज होकर और शिवसेना छोड़ रहे हैं। और पहले से ही जिस विचारधारा को लेकर शिवसेना चल रही थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक थी, परंतु विपरीत विचारधाराओं के साथ में जाकर शिवसेना ने जो काम किया है उससे शिवसेना के जो समर्थक हैं, शिवसेना के जो मूल विचारधारा है उससे वो हट गई है और इसलिए शिवसेना के जो विधायक हैं वो नाराज हैं और इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई है। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। सीएम आवास पर वर्षा
बता दें आपको, ये बैठक चल रही थी और सीएम आवास से रवाना अब शरद पवार हुए हैं। शरद पवार ने शिंदे को मनाने की सलाह दी है। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन और नरवा विकास के कार्यों की गति देने के लिए अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है, जो नालों को रिचार्ज करने से जुड़े कार्यों पर नजर रखेगी। रायपुर में परिवहन विभाग ने स्कूली बसों की फिटनेस जांच की। कोरोना काल में 2 साल से बंद पड़े स्कूली बसों की जांच परिवहन विभाग ने की। जांच के दौरान कई स्कूली बसों में खामियां पाई गई। इससे लेकर परिवहन विभाग ने कई बस मालिकों पर कार्रवाई भी की और कई बस संचालकों को नोटिस जारी किया है। परिवहन विभाग के मुताबिक स्कूली बसों की जांच आगे भी जारी रहेगी। 2 सालों से कोरोना के चलते स्कूल बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। आज यातायात विभाग और परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच की। बस की जांच में कई खामियां उजागर हुई। कई बसों के संचालकों पर कार्रवाई हुई, कईयों को नोटिस दिया गया। तो वहीं यातायात विभाग ने कहा है कि आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। अभी स्कूल खुल गया है और जो स्कूल बस चल रही है उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। 16 बिंदु की गाइडलाइन है, उसका हम लोग चेक कर रहे हैं और जो लाइसेंस होना चाहिए उसको चेक कर रहे हैं और जो नॉर्म्स है उसको पालन किया जा रहा है कि उसको चेक कर रहे हैं, ताकि जो गाइडलाइन होना चाहिए और जो नियम होना चाहिए उसका पालन बस वाले भी करें, बस के स्कूल संचालक भी करें। तो आज सरप्राइज चेकिंग की गई है यातायात पुलिस और RTO विभाग के द्वारा और ये लगातार हम लोग चेकिंग करेंगे और समझाइश भी दे रहे हैं जो कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसमें 16 बिंदु की गाइडलाइन है। उसमें CCTV कैमरा होना चाहिए, जाली लगा होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और इसके अलावा स्पीड गॉर्नर लगा हुआ होना चाहिए और जो बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होना चाहिए, एग्जिट का गेट होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर जशपुर से है। बाल संप्रेक्षण गृह से 5 बालक फरार हो गए हैं। कल देर रात खिड़की तोड़कर ये सब बच्चे फरार हुए। कुनकुरी के 3 बच्चे और पत्थलगांव के 5 बच्चे फरार हुए हैं। फरार बच्चों ने अपने परिजनों को फोन पर इसकी सूचना दी है। फरार बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वक्त की बड़ी खबर जशपुर से। बाल संप्रेषण गृह से 5 बालक फरार हुए और इसकी जानकारी बालकों ने खुद अपने परिजनों को दी है। बीजापुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। नक्सलियों के पास से 2 बाइक और 100 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। CRPF की बटालियन ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। बीजापुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के पास से 2 बाइक और 100 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। CRPF की बटालियन ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। बीजापुर की खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार माओवादियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। CRPF की बटालियन ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। महासमुंद से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 353 में कोसरंगी के पास दिन दहाड़े लूट की खबर सामने आई है। कार रोककर 9 लाख रुपए लूट लिए गए। भागने की खबर कार सवार 5 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना मिली। रायपुर के घड़ी कारोबारी के सेल्समैन और ड्राइवर से लूट की यह वारदात हुई है। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और खल्लारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
और अब बात करेंगे बिलासपुर के बलौदा बाजार के संयुक्त कलेक्टर के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। मिथिलेश डोंडे के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। याचिकाकर्ता के मामले के निराकरण के सरकार को निर्देश भी दिए गए हैं। बलौदा बाजार से अनुसूचित क्षेत्र बीजापुर ट्रांसफर किए जाने के आदेश को ये चुनौती दी गई थी। दुर्ग में चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है और 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरी के 5 मामलों का खुलासा हुआ है। लाखों के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच, मोहन नगर और पुलगांव पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। भिलाई में हुए रंजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी लोकेश पांडे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। विशाखापट्टनम से पुलिस ने लोकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल उसकी कार को भी जब्त किया है। 3 दिन पहले हुए हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोकेश फरार था। वो अपनी कार से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में जाकर छिपता रहा। पुलिस हत्या में शामिल लोकेश के 6 अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को लोकेश की लोकेशन विशाखापट्टनम पता चली, जहां टीम भेजकर उसे पकड़ा गया। हत्या की वजह आपसी लेन देन और ऑनलाइन सट्टा बताई जा रही है। लोकेश पांडे है, ये जितने उस इलाके के बदमाश प्रकार के लड़के थे उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। उनका खर्चा पानी और पार्टी और उनका रहन सहन का खर्चा उठाता था। तो सारे बदमाश और क्रिमिनल टाइप के लड़के इसके साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ आर्थिक कारणों को लेकर। देश के सबसे बड़े भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रहे हादसों पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में भिलाई इस्पात संयंत्र में 4 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यूनियन नेता और श्रमिक नेताओं और अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो हादसों की जांच कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो संयंत्र की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। राजनांदगांव की 2 महिला खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला का चयन अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है। यहां से ये दोनों खिलाड़ी जॉर्डन में आयोजित अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। जॉर्डन में 24 से 30 जून तक अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। चयन के लिए सीएम भूपेश बघेल ने दोनों खिलाड़ी को बधाई दी। खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव की 2 बालिका खिलाड़ियों का चयन एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जो कि अम्मान जॉर्डन में 24 से 30 जून 2022 तक होनी है, उसमें हुआ है। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम प्रार्थना साल्वे है और एक खिलाड़ी का नाम मोनी अडला है। दोनों ही खिलाड़ी अभी बेंगलोर में प्रशिक्षण, भारतीय टीम का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था उसमें भाग ले रही थी और आज इनकी टीम जॉर्डन के लिए निकल गई है। हम दोनों ही खिलाड़ियों का साई ट्रेनिंग सेंटर परिवार की ओर से बधाई देते हैं कि और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।